हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं इन्वायरमेंट वाले सेक्शंस का। ये कौन सी मैगजीन है? ये विजन IS मैगजीन की अक्टूबर मंथ वाली मैगजीन है। ये हिंदी में है और ये जो है मैं आपको इसमें इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा और इसमें पहला टॉपिक है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, यानी कि इसमें क्या है कि जो आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन है CDRI, इसने एक रिपोर्ट जारी किया। इसी पे ये जो है ये आर्टिकल है। इसके नीचे जो है ये एक आर्टिकल है हिम नदी झील के टूटने से जो बाढ़ आई, ये मैंने इसको करा दिया था। इसको मैंने कब कराया था? इसको मैंने पिछले महीने ही शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसको कराया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैपिंग के साथ कराया था। और इन दो आर्टिकल के अलावा इसके अलावा जो है न्यूज इन शॉर्ट्स में भी कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ प्रीलिम से समेत रोज कुछ ना कुछ मैं आपको डेली सेंड कर रहा हूँ। डेली कुछ ना कुछ जो है टेलीग्राम पे सेंड हो रहा है। स्टडी फॉर ISPCS, ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। तो इसमें दिया है कि आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन CDRI ने क्या किया, वैश्विक अवसंरचना पे पहली द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट जारी की। 2 वर्ष में एक बार जारी होने वाली चीज़ होती हैं, द्विवार्षिक होती हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस, ठीक है, डिविडेंड। ये इस रिपोर्ट का जो है शीर्षक था, यानी कि इसी के टॉपिक के साथ जो है ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस या अवसंरचना लचीलापन होता क्या है, ये क्यों नाम पड़ता है? ठीक है, तो अवसंरचना को पहले देख लेते हैं कि अवसंरचना क्या है। UN ने अवसंरचना को क्या है, समुदाय या समाज के सामाजिक आर्थिक कामकाज के लिए जो है एकदम इसेंशियल सर्विसेज के जो प्रदान करने वाली भौतिक संरचनाएं, सुविधाओं, नेटवर्क और अन्य एसेट को इस जो है इसको परिभाषित करती है। ठीक है, ये कौन करता है? ये UN ने अवसंरचना को इस तरह से परिभाषित किया है कि समुदाय या समाज के सामाजिक, ठीक है, दूसरा आर्थिक, ये इसके कामकाज के लिए एकदम बिल्कुल इसेंशियल सर्विसेज हैं। वो कौन कौन सी सर्विसेज होती, उसको सर्विसेज को प्रदान करने वाली जो सुविधाएं होती है, जैसे भौतिक संरचना हो गया, सुविधाएं हो गई, नेटवर्क हो गया, अन्य एसेट हो गए, ये आपकी क्या हो गई, अवसंरचना में आती है। रिजिलियंस या लचीलापन क्या होता है? तो सरल शब्दों में बताएं तो कामकाज के स्तर को बनाए रखने की जो है सकारात्मक, कुशलतापूर्वक, ठीक है, और प्रभावी ढंग से जोखिमों से रक्षा करने, मुकाबला करने, सहने, अनुकूलन, प्रतिक्रिया और ठीक होने की जो क्षमता होती है, इसी को बोलते हैं लचीलापन। ठीक है, इसके जो अन्य आयाम है उसको हम लोग देखते हैं कि लचीली अवसंरचना क्या होती है। तो लचीली अवसंरचना ये होती है कि इसका आशय खतरनाक घटनाओं, आघातों को सहने, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करने और उससे उभरने में जो सक्षम अवसंरचना होती है उसे बोलते हैं लचीली अवसंरचना। ठीक है, लचीलेपन के लिए अवसंरचना, इसका आशय क्या है कि व्यापक सामाजिक, आर्थिक या प्रणालीगत लचीलेपन का समर्थन करते हुए नए प्रणालीगत जोखिम न पैदा न करने वाली अवसंरचना होती है, उसी को बोलते हैं लचीलेपन के लिए अवसंरचना। ठीक है, तो वैश्विक अवसंरचना जोखिम के मद्देनजर जो है अवसंरचना लचीलेपन की आवश्यकता है, और क्यों है इसकी बात यहाँ पे अब की जा रही है। ठीक है, कि मतलब जो वैश्विक अवसंरचना जोखिम हो रहा है उसके मद्देनजर क्या है कि अवसंरचना लचीलेपन की आवश्यकता क्यों है, इस पे बात की जा रही है। ठीक है, अब इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस होता क्या है? देखिए इसमें फ्लो चार्ट में बताया गया है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेजिलियंस को 2 भागों में बांट दिया। एक है लचीली अवसंरचना, इसमें क्या है कि परिसंपत्ति के मामले में लचीलापन और सर्विस रेजिलियंस। ठीक है, ये आता है, दोनों इससे जोड़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस भी आता है। ठीक है, और लचीलेपन के लिए अवसंरचना में क्या है कि इसमें सामाजिक और आर्थिक लचीलापन आएगा, फिर ताकि, और इसके बाद दूसरा आएगा प्रणालीगत लचीलापन, और ये जब जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, राजकोषीय लचीलापन आ जाएगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकोषीय दोनों क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की जो वास्तविक अनुकूल स्थिति और यही आदर्श स्थिति हम पा सकेंगे। ठीक है, तो वैश्विक अवसंरचना जो जोखिम है उसके मद्देनजर क्या है कि अवसंरचना लचीलेपन की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, इस पर बात करें तो पुरानी हो चली है बहुत सारी अवसंरचनाएं। क्या कि कई देशों में जो है अवसंरचना संबंधी जो पुरानी एसेट है उसको बदलने की जरूरत है, खासकर ऐसे देशों में जहाँ पे जो है औद्योगिकरण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हो गया था, तो वहाँ पे सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। अवसंरचना संबंधी अकुशल गवर्नेंस क्या है कि निम्न आय वाले, लो इनकम वाले जो देश है उसमें अवसंरचना की व्यापक कमी के चलते क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास बाधित होता है। इस स्थिति में क्या है कि अवसंरचना संबंधी अकुशल गवर्नेंस के कारण यह समस्या बढ़ जाती है। ठीक, अवसंरचना संबंधी अकुशल गवर्नेंस में क्या है, अनुपयुक्त योजना हो, डिजाइन हो, निम्न स्तरीय मानक हो, प्रभावी विनियमन हो, अप्रभावी विनियमन हो, अनुपालन हो, कम निवेश आदि इत्यादि जो है इसमें शामिल होते हैं। प्रणालीगत जोखिम में क्या आता है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि जैसे प्रणालीगत जोखिम जो है पृथ्वी की जीवन की क्षमता को प्रभावित करते
हैं, ये आप इसको देख लेंगे। ठीक है, विकासात्मक लाभ में देखें कि अवसंरचना के लचीलेपन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया जो निवेश होता है काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह के निवेश से देश के एक ऐसे विकास पथ पर आगे बढ़ सकते हैं जो क्या हो, गुणवत्ता और भरोसेमंद आवश्यक सेवाएं अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए कम नुकसानदायक, कम प्रणालीगत जोखिम और सतत विकास की ओर अग्रसर हो। अनुपातहीन प्रभाव में क्या है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अवसंरचना के लचीलेपन के लिए आवश्यक संसाधनों की मौजूदा निवेश जो उसकी तुलना में 10 गुना कम है। इसलिए जो है क्या है कि हमें इसमें अनुपात बढ़ाना है, किस चीज़ का, फंडिंग का, निवेश के लिए जो अवसंरचना के लिए जो निवेश है उसके लिए। ठीक है, तो अवसंरचना हेतु फंडिंग के लिए क्या है कि हालिया अनुमान के अनुसार क्या है कि अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए SDG और 2050 तक नेट जीरो जो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या है, हमें 9.2 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक निवेश एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसकी जरूरत हमें महसूस करनी पड़ेगी। यह उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले वर्ष हैं उसमें कुल वैश्विक अवसंरचना का निवेश का 50% हिस्सा केवल 4 देश, चीन, जापान, भारत और USA में निवेश होगा। ठीक है, तो प्रकृति आधारित अवसंरचना समाधान, अब इसमें अवसंरचना समाधान के लिए कुछ प्रकृति आधारित नेचर बेस्ड जो है सोल्यूशंस दिए गए हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो NBIS की जो विशेषताएं होती हैं, नेचर बेस्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन की विशेषताएं क्या होती है कि ये अवसंरचना की रक्षा करते हैं और अवसंरचना संबंधी सेवा भी प्रदान करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम होते हैं और पर्यावरणीय अखंडता और जैव विविधता को बढ़ावा भी देते हैं। सामाजिक भलाई भी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए क्या करें, इनको व्यापक रूप से अपनाया जाए ताकि लचीलेपन मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। ठीक है, अब क्या है कि ये कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, पारंपरिक अवसंरचना की सुरक्षा कर सकते हैं। ये नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, ये उपयोग करके पारंपरिक गृह अवसंरचना की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रकृति के अनुकूल निर्माण कार्य करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव भी आ सकता है। कम लागत होती है इनकी। ठीक है, जो अन्य परियोजनाओं की तुलना में जो है कि गृह अवसंरचना परियोजनाओं की तुलना में क्या है कि इनका जो लागत है वो कितना है, 49% कम होता है। ठीक, कार्बन उत्सर्जन को ये कम करते हैं। भूमि उपयोग बदलाव से बचने और अवसंरचना के जीवन काल को बढ़ाने में मदद मिलती है। सामाजिक आर्थिक परिणाम जो है क्या करते हैं कि ये NBIS विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने और गवर्नेंस महिलाओं की भागीदारी के अवसरों में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक, इससे क्या होगी कि 2030 तक 59 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकेंगी और व्यापक रूप से जो है SDGs को हासिल करने में सहायता मिल सकेगी। ठीक, उद्देश्य के अनुसार इसकी कई सारी कार्य श्रेणियाँ बनी हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो अवसंरचना सेवाएं प्रदान करते हैं उनके लिए। ठीक, फिर इंजीनियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि किस प्रकार से, ठीक है, इंजीनियर परिसंपत्तियों की सुरक्षा किस प्रकार से, कार्यबल के लिए लाभकारी किस तरह से है। ठीक है, और अतिरिक्त सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान किस तरह से करते हैं, तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक, तो अब क्या है कि NBIS को जो है नेचर बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस हैं उनको एकीकृत करने की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये चीज़ें हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या तो ज्ञान क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ी चुनौती ये क्या है कि NBIS के लिए नए विषयक इंटरडिसिप्लिनरी जो कौशल होती है, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की जरूरत होती है, जो पारंपरिक इंजीनियर और वास्तुकारों के पास क्या है कि इस चीज़ों का अभाव होता है। ठीक, शोध का अभाव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने, प्रकृति आधारित मूल्यों को मॉडलिंग और लागत लाभ लेखांकन में एकीकृत करने के लिए जो है इसमें शोध का अभाव है। जोखिम मूल्यांकन का अभाव है। एक विश्वसनीय और मजबूत प्रक्रिया के बिना NBIS से संबंधित लचीलेपन से मिलने वाले लाभों का जो पता लगाना असंभव होता है। राजनीतिक रूप से ये क्या करते हैं, अनाकर्षक होते हैं। निजी लाभ प्राप्त करने के अवसरों को ये कम करते हैं। जो गेस्टेशन पीरियड होता है यानी परिपक्वता अवधि होती है वो क्या होती है कि अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तो तत्काल आवश्यकता की स्थिति में NBIS क्या एक धीमा जो है समाधान हो सकता है। तो अब कैसे इसको एकीकृत किया जाए, ठीक है, ये बात उठेगी। तो एकीकृत कैसे किया जाए इसमें, तो अनुसंधान इस संबंध में क्या कि सावधानीपूर्वक समीक्षा हो, क्यूरेटेड अप टू डेट बहुभाषी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुसंधान पुस्तकालय डिजाइन मानक और केस स्टडी आवश्यक है। इसे क्या करना पड़ेगा कि जो मतलब सभी देशों को जो है NBIS में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंसी सेंटर को भी स्थापित करना पड़ेगा। नेशनल एक्सीलेंसी सेंटर्स को स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, परिणाम से जुड़े जो NBIS है उसमें क्या है कि निगरानी को SDG हासिल करने की राह में प्रगति और वैश्विक साझा लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, NBIS को अधिक से अधिक अपनाने में मदद मिल सकती है। विनियमन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रभावी कानून को बनाना जरूरी है ताकि क्या है कि NBIS में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। रेटिंग प्रणाली में देखते हैं कि रेटिंग टूल्स लचीलेपन या संधारणता के लिए क्या है, बाजार के संकेत के रूप में कार्य करते हैं। तो साथ ही इनके चलते NBIS संबंधित प्रमाणित उदाहरण भी
भी इसको उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे क्या है कि ग्रीन रेटिंग, यानी जैसे ग्रीन रेटिंग, ग्रीह जो है, ग्रीह रेटिंग क्या है कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। वैश्विक मानक में क्या है कि एनबीआईएस का है कि निर्धारित वैश्विक मानक और एनबीआईएस परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक वित्त पोषण के लिए मार्ग खोल सकते हैं। वित्त पोषण हेतु प्रोत्साहन क्या करते हैं कि ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा निर्माण प्रक्रिया में एनबीआईएस को एकीकृत करना चाहिए। इससे क्या है कि अवसंरचना के प्रभाव को बढ़ाने, अवसंरचना के नुकसान और क्षति को कम करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने में सहायता मिल पाएगी। ठीक, तो निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि दीर्घकालीन जीवन चक्र वाले डिजाइन पे अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों का निर्माण करना और आने वाले दशकों में निवेश को लेकर आश्वस्त रहने और विकास के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही विनाशकारी जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से भी जो है जुड़े जीवन के अस्तित्व संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए अवसंरचना के लचीलेपन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। ये इसमें मेंस में चीजें आएंगी, प्री के इसमें कुछ मिला ही नहीं है और प्री में इसमें कुछ पूछेगा नहीं। बस इतना जानना है कि जो सीडीआरआई ने वैश्विक अवसंरचना पे जो मतलब द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की, उसका शीर्षक क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। ठीक है, किसने जारी की, सीडीआरआई ने जारी की। ये बात आपको जाननी है। बाकी चीज़ें इसमें सब मेंस के लिए हैं और मेंस में भी ये चीज़ें बनेंगी उतना तो नहीं, फिर भी अवसंरचना वगैरह के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सिलेबस में GS3 में डायरेक्टली मेंशन है। तो इसमें चीज़ों को जो इसमें चुनौतियां हैं और जो कुछ कार्य हैं इस जो किए जा सकते हैं उनको आप लिख करके दूसरे जगह इसको आप मतलब क्वेश्चन किसी प्रकार का अवसंरचना में बने तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे वाले आर्टिकल। इसमें लिखा है कि हिम नदी झील के टूटने से जो बाढ़ उत्पन्न हुई है उस पर एक आर्टिकल है। तो हाल ही में क्या हुआ, सिक्किम में हिम नदी झील के टूटने से जो उत्पन्न बाढ़ यानी कि गोल्फ की घटना घटित हुई। यह घटना कहाँ हुई, दक्षिण लोहोंक झील में हुई। ठीक है, इसके दक्षिण तटबंध था वो टूटने से हुआ। ठीक, तो अब आपको मैं बताऊं, ये मैंने इस पे जो है शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। आप इसी चैनल पर जाइएगा शॉर्ट्स वाले फीड में, तो उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े होंगे। इसमें इजराइल हमास वाले युद्ध पे बहुत सारे पड़े होंगे। उसके नीचे इजराइल वो सिक्किम वाला है, सिक्किम वाला शॉर्ट्स है, उसको मैं आपको थोड़ा सा मैं सोचता हूँ आपको प्ले कर दूँ। ठीक है, रुकिए मैं आपको प्ले ही करके दिखा देता हूँ। सिक्किम में बात आपके सामने सवाल की आपकी पीछे कारण क्या है। तो आइए आपको बताते हैं सिक्किम में सबसे सुदूर उत्तर पश्चिम में एक लेक है, साउथ लोहांग लेक। साउथ लोहांग लेक एक हिम ग्लेशियर लेक है। ये 1700 स्क्वायर फीट 17,000 स्क्वायर फीट का स्थित है और यहीं पर हिम ग्लेशियर में बादल फटा और यहीं से जो है चुनपुर बांध टूटा और तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। और ये बाढ़ कितना खतरनाक थी, इसके बाद दूसरे के संरक्षण लगातार ये बताया था कि 1968 के बाद से इस लेक में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण क्या कि बादल फटने की घटना हुई और इसके बाद पानी चढ़ा और इतनी बड़ी राशि देखने को मिली है। तो ऐसे बहुत सारे लेक हैं जिसके बारे में जानकारी रखना हमें आवश्यक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपने देख लिया होगा कि जो मैंने इस पे एक बार शॉर्ट्स वीडियो बना दिया था। ठीक है, आज से 1 महीना पहले लगभग जो है इस पे शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना करके रख दिया था। ठीक है, तो अब ये जो है इसी चीज़ को इसने विजनेस ने अपने क्या क्या है मैगजीन में कवर कर दिया है। इसका मतलब कि जो मतलब मैंने आपको जो बताया है मैपिंग में शॉर्ट्स वीडियोस या जो कुछ भी डालता हूँ चैनल पे, तो वो आखिर आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो मतलब आप चीज़ों को एक बार PYQ अगर एनालिसिस करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, आपने मैप देख लिया होगा, साउथ लोहांक जो लेक है उसको देख लिया होगा, ये वाले दक्षिण लोहांक लेक को। ठीक है, साउथ लोहांक को इसमें इसके लिए क्यों अचानक बाढ़ है, इसके लिए कारक क्या था। तो आप जानते हैं कि जो लाचेन चू नदी है और लाचुंग चू नदी है, चुंगथांग में बहकर आगे तीस्ता नदी में बढ़ती है और ये तीस्ता नदी के नाम से बहती है। ठीक है, आगे चल के तो इसको आपको ध्यान देना है, लाचेन चू और लाचुंग चू। ठीक है, ये चुंगथांग में मिलती है और आगे बढ़ के जो क्या करती है तीस्ता नदी बन जाती है और इसी में बाढ़ आई थी। ठीक है, साउथ लोहांक झील से। ये एक हिम ग्लेशियर झील है। अब क्या है कि सिक्किम में जो मुख्य आपदा ये मुख्यतः निम्नलिखित कारकों के विनाशकारी संयोजन कारण उत्पन्न हुई थी। क्या था कि हिमनद का पिघलना। जो सिक्किम की जो साउथ लोहांक झील है काफ़ी ऊंचाई पर हिम नदी क्षेत्र में स्थित है। जलवायु परिवर्तन का क्या है कि हिमनद काफ़ी तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते क्या है कि लोहांक झील में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। अब क्या हुआ कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ये मतलब क्या है कि ग्लेशियर एक बार अचानक से जो है जो झील थी वो ग्लेशियर झील थी और वो अचानक से ब्रस्ट हुई और उसमें से बहुत ढेर सारा पानी जो है नदियों में बह गया, बांध टूटे और वो जो है बाढ़ का विनाशकारी रूप पकड़ लिया। ठीक है, तो इसकी घटना क्या है कि हिमनदों के पिघलने से प्राप्त जल के कारण क्या है कि हिम नदी झील में जो जल की मात्रा है चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। जब हिम नदी की झील के तटबंध टूट जाते हैं तो इस कारण के जो बाढ़ आती है उसको बोलते हैं गोल्फ। ठीक है, ग्लोफ।
गोल्फ नहीं, ग्लोफ बोलते हैं, ठीक है, GLOF, ग्लोफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। इस घटना में क्या कि बादल फटने के कारण जो अत्यधिक वर्षा की भूमिका जो है, इसके चलते अत्यधिक और विनाशकारी ये चीजें हो जाती हैं। ये अचानक होने वाली एक विनाशकारी घटना है। हिम नदी झील के जल को रोक कर रखने वाले जो हिमनद या हिमनोड जैसे जो प्राकृतिक तटबंध टूटते हैं, तो इससे क्या होता है, अचानक बहुत बड़ी मात्रा में ढलान की ओर नीचे जो है जल का प्रवाह होने लगता है और प्रचंड बाढ़ आती है, ठीक है। तो चुंगथुंग बाग जो बताया ना अभी आपको, ये इसका बाढ़ का पानी लाचेन नदी से होते हुए चुंगथुंग में तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना तक पहुंच गया और चुंगथुंग बांध से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो छोड़े जाने के कारण क्या स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। तो मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में 30 सेकंड में ये सब चीज़ों को मैंने बता दिया था मैपिंग के साथ, ठीक है। उस वक्त थोड़ा सा उसकी क्वालिटी, अब मैं एडिटिंग वगैरह में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने उसको थोड़ा सा अपने से ही बनाया था गूगल अर्थ के थ्रू और सब चीज़ों के थ्रू, तो वो मैंने 30 सेकंड में लगभग उसका क्रक्स बता दिया था जब वो बाढ़ आई थी। तो और वह आज से 2 महीने पहले का है, वो उससे अक्टूबर का बात बता रहा हूँ मैं, दिसंबर चल रहा, ठीक है। तो हिमनदी झीलों और ग्लोफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जो हिमनदी झील या हिमानी झील का आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। इन झीलों का निर्माण होता है पिघलते हिमनद के सामने, ऊपर या नीचे भी हो सकता है। सामान्यतः क्या होता है, हिमनद के पिघलने से हिमनदी झीलों में जल पहुंचता रहता है और झील का आकार भी बढ़ता रहता है। इन झीलों के तटबंध असंगठित हिमोड़, अस्थिर हिम और अवसाद से बने होते हैं। अतः क्या होता है, झील में जो जल की मात्रा अधिक बढ़ जाने से तटबंध क्या होते हैं, टूट सकते हैं और जल की और मलबे के तीव्र प्रवाह के कारण क्या है, निचले इलाकों में काफ़ी हानि हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हिम नदी झीलों के आकार और संख्या में भी जो है वो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, ठीक है। तो किसी भी कारण से हिम नदी झील में एकत्रित जल की अचानक और बहु अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में तीव्र प्रवाह के चलते क्या है कि निचले जो इलाकों में क्या है कि प्रचंड बाढ़ आती है, उसी को गोल्फ बोलते हैं। तो भारत में ग्लोफ संबंधी जो सुविधा है वो क्या है, हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदुकुश हिमालय आकलन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 2100 तक क्या है कि यानी कि 2100 तक वैश्विक तापमान में 1.5 से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि से जो हिमनद है उसका विस्तार क्या है 2015 की तुलना में 35 से 50% तक कम हो जाएगा। हाई माउंटेन एशिया के क्षेत्र में रहने वाले 9 मिलियन से अधिक लोग हिमनद झील के टूटने के कारण क्या है खतरे का सामना कर रहे हैं। हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र से आशय क्या है, तिएर्समान, पामीर, हिंदुकुश, काराकोरम, हिमालय और किलियानसान की पर्वत श्रृंखलाओं से जो घिरे क्षेत्र होते हैं उसी को बोलते हैं हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र। हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, इसका देख लेते हैं आप लोग कि तिएनसान, पामीर, हिंदुकुश, काराकोरम, हिमालय, किलियानसान, ठीक है। भारत ने पिछले दशक के दौरान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में ग्लोफ की कम से कम 3 अत्यधिक विनाशकारी घटनाएं हुई, जैसे कौन सी, केदारनाथ की हुई, चमोली की हुई और सिक्किम की जो ये हुई है वर्तमान वाली ये हुई है, ठीक है। तो ग्लोफ के प्रभाव ये हो सकता है कि अगले साल मेंस में बन जाए। इसका प्रभाव क्या होता है कि अप्रत्याशित प्रकृति होती है, मतलब अधिक मात्रा में काफी जल और मलबे क्या होते हैं कि काफी तेजी से और एकदम स्पीड से प्रबल वेग के कारण क्या होती है, प्रवाह कारण जो है विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका मानव जीवन, आजीविका, बुनियादी सेवाओं जैसे कि पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी इन चीजों पर जो है विनाशकारी प्रभाव पड़ता रहता है। इसके चलते क्या है कि भवनों, सड़कों, ऊर्जा परियोजनाओं और सीवेज नेटवर्क के चलते जैसी अवसंरचनाओं को क्षति पहुंचती है। यह पारिस्थितिकी प्रणालियों और कृषि खाद्य प्रणालियों का विनाश कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, भूस्खलन जैसी अन्य आपदाएं भी आ सकती हैं, ठीक है। अचानक आने वाली बाढ़ या फ्लश बाढ़ के कारण क्या होता है कि जल के प्रवाह में होने वाली वृद्धि होती है। अधिक जो मात्रा में एक वर्षा से कारण तो एक छोटी और जो मौसमी नदियां होती हैं, सहायक नदियों और मुख्य नदी में जल की मात्रा में क्या होती है, अचानक जो है वृद्धि हो जाती है। यह अचानक आने वाली बाढ़ का क्या है, बहुत प्रमुख कारण होता है, ठीक है। बादल फटना, ये होता क्या है कि निश्चित कम समय में अचानक जो होता है कि काफी ज्यादा अत्यधिक मात्रा में भारी बारिश को क्या बोलते हैं, बादल फटना। बादल फटने की जो भविष्यवाणी करना बेहद कठिन होता है। रेनस्टॉर्म्स क्या होता है, तूफानी वर्षा। जो आईएमडी के अनुसार क्या है कि तूफानी वर्षा का आशय ये होता है कि एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में काफी या अत्यधिक भारी वर्षा से उसका मतलब होता है, ठीक है। मानव जनित कारक क्या होता है, इसमें बढ़ते केंद्रीय विकास और पर्यटन अर्थव्यवस्था के विस्तार के चलते क्या है, संवेदनशील क्षेत्रों में अनियोजित तरीके से जो निर्माण किए जा रहे हैं वो होते हैं, ठीक है। भूकंप, भूस्खलन और अन्य आपदाओं की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना, असंधारणीय अनियोजित अवसंरचनाओं का निर्माण
पारिस्थितिकी रूप से असंवेदनशील क्षेत्रों में जो है वहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और मानव जनित कारकों में ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों के उत्सर्जन कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली वृद्धि जो होती है इसमें शामिल होती है। तो बाढ़ के प्रभाव को कम करने या बाढ़ के शमन को रोकने हेतु कौन कौन से उपाय किया जा सकता है, तो एनडीएमए देख लीजिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये क्या है, बाढ़ के प्रबंधन के लिए इसने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और एनडीएमए आपके सिलेबस में है, आपदा प्रबंधन आप देख रहे होंगे, इसके सिलेबस में पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट होता है। GS3 में सीधे आपका आपदा प्रबंधन दिया हुआ है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको उसको देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। इसने क्या है कि बाढ़ के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। साथ ही क्या है, एनडीएमए ने इस दौरान अलग अलग केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा जो भूमिकाएं निभाई जाएंगी उसके लिए उसको भी निर्धारित किया है। तो इसके लिए इस संबंध में एनडीएमए ने कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो 2020 में ग्लोफ के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, 2010 में शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, और 2008 में बाढ़ प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसको हम लोग नीचे अभी फ्लो चार्ट में इन्फोग्राफिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो संरचनात्मक उपाय में अब क्या हम कर सकते हैं, तो एनडीएमए की गाइडलाइंस तो हैं ही, इसके साथ साथ जो है स्ट्रक्चरल जो हम लोग कार्य कर सकते हैं वो क्या, इसमें जलाशय, तालाब, तटबंधों का निर्माण करना है, नदियों के अतिरिक्त जलों को नहरों में भेजना है, और अन्य जल निकासी सुविधा का निर्माण करना है, अपवाह मार्ग और जल निकासी की सुविधा में सुधार करना है, और वाटर शेड मैनेजमेंट, ये आपके मैंने पढ़ाया था, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। बाढ़ प्रबंधित क्षेत्रों में संभावित क्षेत्रों को जोन में बांटना, इसमें क्या है कि बाढ़ की व्यापकता, उसे आने की बारंबारता के आधार पर क्षेत्रों को अलग अलग जोन्स में बांटकर उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं, अग्रिम चेतावनी प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि एनडीएमए ने भारत में जोखिम वाली जो 56 हिम नदी झीलों में अधिकांश के लिए रियल टाइम अलर्ट हेतु अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की जो है योजना बनाई है, ठीक। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए क्या है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ढलान स्थिरता बनाए रखने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। ढलान स्थिरता का आशय क्या होता है कि ढलान को क्षतिग्रस्त किए बिना जल के तीव्र प्रवाह को बनाए रखना है। तो कुछ और ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जोखिम मूल्यांकन कर सकते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां तैयार करने के लिए क्या है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है उसका व्यापक जोखिम मूल्यांकन करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निगरानी और डेटा संग्रह के लिए क्या है कि संवेदनशील हिम नदियों और झीलों के आसपास के मौसम विज्ञान संबंधी घटनाओं का पता लगाने के लिए गहन निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली विकसित कर सकते हैं। जलवायु शमन के लिए क्या है, समुदायों और अवसंरचनाओं को बढ़ते जोखिम की सुरक्षा करने के लिए जलवायु शमन और अनुकूलन संबंधी उपाय कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रणाली, ड्रोन और लीडर जैसे तकनीक का उपयोग करके संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। सामूहिक लचीलापन में क्या है कि स्थानीय चेतावनी प्रणाली और सामूहिक लचीलेपन का जो है निर्माण करने हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय ज्ञान प्रथाओं को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए, ठीक है। ग्रीन ग्रे अवसंरचना क्या है, इसके अतिरिक्त जल का भंडारण करने के लिए और जलाशयों, आर्द्रभूमि, वृक्षारोपण, सेंटीमेंट ट्रैप्स, बाढ़ अवरोधक अवसंरचना और डायवर्जन चैनल का निर्माण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पर्वतीय नदियों की जो भू आकृति होगी उसमें सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाएं जैसे कि बाढ़, पुल, राजमार्ग का निर्माण करते समय गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इपिक रिस्पांस फ्रेमवर्क बना सकते हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ और सूखे के जोखिम से बेहतर ढंग से निपटने के लिए इपिक रिस्पांस फ्रेमवर्क दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसको लिख लीजिएगा आप मेंस में एनडीएमए और जो अन्य जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, सब चीज़ें इसको आप लोग सीधे नोट्स बना लीजिएगा मेंस के लिए। इपिक रिस्पांस विश्व बैंक ने दिया है, तो इसमें क्या आप ध्यान, इपिक रिस्पांस के घटक क्या है, इनेबल, प्लान, इन्वेस्ट, कंट्रोल, ठीक है। सक्षम, योजना, निवेश और नियंत्रण, ये जो है इपिक का विश्व बैंक द्वारा दिया गया ये निर्देश है, दिशा निर्देश है। अब आते हैं हम लोग दिशा निर्देश पे, 2008 में जो दिया था एनडीएमए ने बाढ़ के लिए, उसको देखते हैं। तो आपदा जोखिम के लिए तो खतरे और जोखिम का निर्धारण करना पहला एक जो दिशा निर्देश है वो है कि जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के लिए प्राथमिकता देना और डिजाइन और उन्हें लागू करने के लिए एक आधार मिलता है उसके निर्धारण करने से। निगरानी, जोखिम में कमी और शमन संबंधी उपाय, ये सबसे जो है प्रभावी चीज है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ठीक है। जागरूकता और तैयारी एनडीएमए के दिशा निर्देश में तीसरा है, यानी लघु, मध्यम और दीर्घकालीन आधार पर काम करना चाहिए। क्षमता विकास, इसके लिए प्रशिक्षण और अकादमिक शिक्षा को मजबूत करना चाहिए। आपदा की स्थितियां में प्रतिक्रिया करना चाहिए, आपदा की स्थिति में उचित प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय, राज्य और जिला सामुदायिक स्तर पर सुस्पष्ट और ठोस प्रक्रिया देनी चाहिए। अनुसंधान और विकास में क्या कि हिमालयी क्षेत्रों के जिलों के लिए निम्नलिखित पुनर्मूल्यांकन के उन्नत अंतरिक्ष आधारित और स्थलीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बार बार निगरानी इसकी करनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने न्यूज इन शॉर्ट्स पे। इसमें दिया है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसमें चीज़ें मिलेंगी, और इसमें प्रीलिम्स के लिए चीज़ें क्या हैं उसको देखते हैं। कोरल रीफ तो पहले सवाल पूछा हुआ यूपीएससी पे बहुत बार पूछा हुआ है,
कम से कम 3-4 बार मैं आपको पीवाई को मैं दिखा सकता हूँ कि कोरल रीफ्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से सवाल आए हैं। तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI ने क्या किया, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट बात है, किसने लॉन्च किया है, ICRI ने क्या लॉन्च किया है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, ठीक है, ब्रेक थ्रू। ICRI ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और UN हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन के साथ साझेदारी में कोरल रीफ ब्रेक थ्रू लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि उथले जल की उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों को कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विलुप्त होने से इसको बचाना है, ठीक है। इसके लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, यानी प्रवाल को नुकसान पहुंचाने वाले स्थानिक कारकों को कम करना है, जिसमें भूमि रहित स्रोत विध्वंसक, तटीय विकास और अत्यधिक मत्स्यन गतिविधियों को रोकना है। फिर लचीलापन आधारित प्रवाल भित्ति संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना है। इसके लिए क्या है कि 30x30 लक्ष्यों सहित जो है वैश्विक तटीय सुरक्षा के साथ तालमेल बिठाना, उन्हें पार करने की कोशिश करना है। अब इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी देख लीजिएगा, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य 3 जो है, इसके तहत क्या है कि 2030 तक कम से कम 30% स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों तथा समुद्री तटीय क्षेत्रों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसको भी हमें जो है ध्यान रखकर अब इसके ऊपर कार्य करना है, ठीक है। प्रवालों के अनुकूल व्यापक और नवीनमेशी समाधानों और क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइनों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता करना है। 2030 तक 30% निम्नलिखित प्रवालों की पुनर्बहाली से मदद मिलेगी, ठीक है। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए जो है सार्वजनिक और निजी स्रोतों से कम क्या 2030 तक $12 बिलियन का निवेश जुटाया जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ क्या है, वस्तुतः सैकड़ों से लेकर के हजारों पॉलिप्स का निर्माण मतलब नामक एक एकल प्रवालों के समूह से बनी होती हैं। होता क्या है कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ना, वो बहुत सारे जो है पॉलिप्स से बनी होती हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे एकल प्रवाल, उसमें लघु समूह होते हैं। अब इससे फिर इकट्ठा होकर के बहुत सारा जो है ये प्रवाल भित्तियाँ जो है तो निर्माण होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जो प्रवाल होते हैं वो समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं, इनवर्टिब्रेट जीव, मतलब ये जीव होते हैं। इसका जो कठोर बाहरी कंकाल होता है वो किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। UPPCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्या होती हैं, भारत में जो प्रवाल भित्तियां हैं समुद्री क्षेत्रों के पास पाई जाती हैं। कौन कौन से, कच्छ की खाड़ी के पास, मन्नार की खाड़ी के पास, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के पास जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जो ICRI जिसने ये पहल लॉन्च की है वो है क्या। तो 1994 में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, UK और USA द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये एक वैश्विक साझेदारी है। ये दुनिया भर में जो है प्रवाल भित्तियों और उससे संबंधित परिस्थितिकी के लिए को संरक्षित करने के लिए स्थापित की गई है। भारत इसका सदस्य है। इसका 101 सदस्य देश है। 45वां देश जो है, 45 देश क्या है, विश्व की 75% प्रवाल भित्तियों के अनुसंरक्षक हैं। प्रमुख पहल क्या है इसकी, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। इसके तहत कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत उछले जल क्षेत्र वाली उष्णकटिबंधीय कोरल रीफ का संरक्षण करना है। तो हमें ध्यान देना है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू ICRI ने लॉन्च किया है और इसकी अन्य चीज़ों को हमने देख ही लिया है, सवाल गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग सस्टेनेबल फाइनेंस पे। सस्टेनेबल फाइनेंस क्या है कि यूएनस्कैप ने क्या किया है कि सतत वित्त एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना, ये इस चीज़ से एक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। सतत फाइनेंस से रिपोर्ट क्या है, सतत फाइनेंस से तात्पर्य क्या है कि जो संधारणी कार्यकलापों है उसका फाइनेंस करना और संधारणी रूप से प्रबंधित वित्त से होता है, ठीक है। इसका मतलब ही यही होता है कि संधारणी कार्यकलापों का फाइनेंस और संधारणी रूप से प्रबंधित वित्त, ठीक है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सतत फाइनेंस में क्या है कि वैश्विक स्तर पे वित्त पोषण में मौजूदा कमी को क्या है दूर करने के लिए पर्याप्त पूंजी और तरलता को उपलब्ध कराना, ठीक है। ये क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में SDG को 2030 तक प्राप्त करने की राह पर नहीं है। तो ये जो है ये इस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो मौजूदा जो वैश्विक स्तर पे क्या है कि सतत फाइनेंस में वित्त पोषण की जो मौजूदा कमी के लिए पर्याप्त पूंजी और तरलता तो है ही, पर एशिया प्रशांत महाक्षेत्र में जो SDGs हैं उसको 2030 तक जिसको है हासिल करने की राह पर वो नहीं है, उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। तो एशिया प्रशांत के 51 देश क्या हैं जलवायु परिवर्तन पे UNFCCC के पक्षकार तो है ही। हालांकि इसमें से 17 देशों ने ही केवल अपने जो राष्ट्रीय स्तर पे डिफाइंड जो योगदान है उसको निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करके उसकी रिपोर्टिंग की है, बाकी देशों ने नहीं की है। तो इन क्षेत्र में आपदाओं और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली जो औसत हानि है वो $1.1 ट्रिलियन से बढ़कर $1.4 ट्रिलियन के बीच में हो सकती है, ऐसा माना जाता है। ये रिपोर्ट में बताई गई है कि
जो उच्च उत्सर्जन की स्थिति में क्या है, जलवायु परिवर्तन से भारत को 2021 तक क्या है, जो जीडीपी के 35% तक का जो है इसको भारत को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं, तो रिपोर्ट में सिफारिशें ये की गई हैं कि जो नीति निर्माताएं हैं, विनियामक हैं और निजी वित्त के कार्रवाई के लिए जो क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं, यानी कि विश्वसनीय ट्रांजिशन मार्ग का अनुसरण करते हुए 2050 तक नेट जीरो के संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। इसमें 2030 के लक्ष्यों की भी प्राप्ति होनी चाहिए। सभी जो प्रमुख सरकारी मंत्रालय हैं उसमें नीतियों में एकरूपता लानी चाहिए और क्षमताएं विकसित करना चाहिए। पूंजी और निवेश के बीच में सेक्टोरल और रीजनल लेवल पे असंगति उसको कम करना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए जो है ग्रीन टेक्नोलॉजीज और नेट जीरो निवेशन के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। मल्टीलेटरल जो बैंक्स हैं और द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थान है उसको रियायती वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित जोखिमों को साझा करना चाहिए और जलवायु संबंधी जो मुद्दे हैं सभी देशों के बीच में एक कॉन्सेंसस डेवलप करना चाहिए, आम सहमति डेवलप करके उस पर जो है रणनीतियों को जो है बनाना चाहिए। ठीक है, बनाना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए इसमें ध्यान देना है कि यूएनस्कैप और इसने रिपोर्ट क्या जारी की है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है और ये किन की चीज़ों को जो है फोकस करता है। और जो है ये स्कैप के बारे में जानते हैं, यूएन स्कैप के बारे में क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। स्कैप का इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंकॉक है, थाईलैंड है। ध्यान देना आपको, ये कहीं मतलब अमेरिका में नहीं है या उधर पश्चिमी देश में, इसका कहाँ पे है जो हेडक्वार्टर, ये बैंकॉक थाईलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, संघाई में 1947 में। एशिया और सुदूर पूर्व के लिए जो है यानी कि फॉरेस्ट के लिए यूएन जो है आर्थिक आयोग ने की थी, यूएन आर्थिक आयोग ने इसको की थी। इसके बाद में इसे 1974 में यूएन स्कैप के रूप में नामित कर दिया गया। ये एक अंतर सरकारी मंच है, ध्यान देना है। 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है यूएन के। ये अन्य क्षेत्रीय आयोग कौन कौन से है, अफ्रीका है, यूरोप है, पश्चिमी एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन। इसमें क्या क्या, भारत इसका सदस्य है। किसका सदस्य है, स्कैप का सदस्य है। ठीक है, इसमें 53 देश हैं और 9 एसोसिएट सदस्य हैं। और इसकी रिपोर्ट क्या होती है, एसडीजी प्रगति आकलन एशिया, और दूसरा क्या है, एशिया प्रशांत आपदा रिपोर्ट। ठीक है, इसको ध्यान देना है, 2 रिपोर्टों को जारी करता है, एसडीजी प्रगति आकलन और एशिया प्रशांत आपदा रिपोर्ट। 2 रिपोर्टों को ये जारी करता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इसमें थी। आपको इसमें देखिए, मैंने आपको इसमें बताया था कि हिम नदी जो झील के टूटने से जो बाढ़ आई उस पर मैंने बताया कि इसमें ध्यान देना, लाचेनचू नदी और लाचुंगचू नदी ये आगे बढ़कर तीस्ता नदी बन जाती है। ठीक है, दक्षिण लोहांक झील में आया था। तो लोहांक, अब ये पूछेगा झील कहाँ है, तो सिक्किम में, ध्यान दीजिएगा आपको, हिम ग्लेशियर ये झील है। इसके साथ ही जो है हमने देखा इसमें कि ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस किसने जारी किया, सीडीआरआई ने जारी किया। अब हम लोग नीचे हम लोगों ने फैक्ट में देखा कि सस्टेनेबल फाइनेंस क्या है और कोरल रीफ ब्रेक थ्रू क्या है। ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, अब इसमें से कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में जो है नेट जीरो रोड मैप है। अब इतना ही मैंने आपको हाईलाइट किया था ताकि इसमें आधे घंटे की क्लास भी हो चुकी है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर देंगे पूरा, यानी इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पे जाएंगे या फिर हम लोग जो है सोशल इश्यूज़ पे जाएंगे। ठीक है, तो मैगजीन आपकी पूरी 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है। और टेलीग्राम को ज्वाइन किए रहिए, वहाँ पे मैं आपको जो है प्रीलिम संबंधित बहुत कुछ चीज़ें देता रहता हूँ, तो उसको भी आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करके अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।